तो स्टूडेंट्स यहां पे हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन। और स्टूडेंट्स मैंने देखा है बच्चों को बड़ा मजा आता है ये चैप्टर पढ़ने में। क्यों मजा आता है स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स आप इन ब्यूटीफुल इमेजेस को देखो स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्स की इमेजेस हैं, जैसे प्लैनेट्स है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, स्टार्स है स्टूडेंट्स। इन सब के बारे में थोड़ा मोड़ा आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, टेलीविजन पे देखा होगा स्टूडेंट्स, और ये सब आपको बहुत फैसिनेट करते होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इन सब के बारे में अगर हमें पढ़ना है, यूनिवर्स के बारे में समझना है कि वहां पे कैसे चीजें काम करती हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये हमारी पहली सीढ़ी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। इसको पढ़े बिना तो आप यूनिवर्स के बारे में कुछ समझ ही नहीं सकते स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स, राइट। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर की कहानी चालू करते हैं। देखो आप इस कहानी को स्टूडेंट्स, फोटो देखते आप समझ गए होंगे क्या कहानी है, कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी स्टूडेंट्स। कौन है ये? न्यूटन। इंग्लैंड में रहते थे ये 17th सेंचुरी में, व्हेन ही वाज ओनली 23 इयर्स ओल्ड। ये एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एक एप्पल गिरा और उनके हेड से टकराया स्टूडेंट्स। अब देखा जाए तो ये बहुत ही कॉमन सा इवेंट है स्टूडेंट्स। एप्पल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को गिरते हुए न्यूटन से पहले भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स न्यूटन जो थे वो बड़े क्यूरियस दिमाग के थे, बहुत साइंटिफिक दिमाग में के थे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि यार ये एप्पल नीचे क्यों गिरता है, नीचे क्यों गिरता है, और एप्पल ही क्यों, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो नीचे ही क्यों गिरता है। जैसे ये मार्कर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे गिरता है ना स्टूडेंट्स। तो न्यूटन ने ये बहुत डीपली सोचना शुरू किया स्टूडेंट्स। काफी टाइम उनको लगा, कुछ साल लग गए स्टूडेंट्स। उसके बाद वो अपने एक लॉ के साथ आए जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उस लॉ के हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोई भी चीज जो है वो नीचे ही क्यों गिरती है। तो वो लॉ हम यहां पे देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। बड़ा सिंपल से लॉ है, आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। देखो ये लॉ क्या बोलता है। तो सपोज कर लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरीके से, दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, दोनों का साइज और शेप जो है वो सेम भी हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, दोनों सेम साइज के हो सकते हैं, बस दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। आप सपोज करो इसका जो मास है दैट इज कैपिटल एम और इसका जो मास है वो है स्मॉल एम। कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे स्टूडेंट्स का मास तो हो गई। तो न्यूटन ने अपने इस लॉ में ये बोला कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वेरी इंटरेस्टिंगली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स लगाते हैं। इस तरीके से आप देखो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है एक्चुअली, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, उसको भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यही है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल, इसमें यूनिवर्सल वर्ड यूज किया गया है स्टूडेंट्स, मतलब ये लॉ कभी फेल नहीं होता है। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो दोनों के पास कुछ मास होगा, राइट, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। देखो इस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 1, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर। सही, यही बताया मैंने आपको। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट ये है कि आप देखो जो फोर्स इस पे लग रहा है स्टूडेंट्स और जो फोर्स इस पे लग रहा है, दोनों की जो वैल्यू होती है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स वो सेम होता है। अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का है तो ये भी 10 न्यूटन का ही होगा, ये 100 न्यूटन का है तो ये भी 100 न्यूटन का ही होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स हैव सेम वैल्यू। एक्शन रिएक्शन पेयर, इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये दोनों जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था हमने, राइट। ठीक है, अब स्टूडेंट थर्ड पॉइंट, फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। मतलब स्टूडेंट देखो आप, ये एक डॉटेड लाइन मैंने यहां पे बनाई, तो स्टूडेंट्स ये जो डॉटेड लाइन है ये दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर रही है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उस डॉटेड लाइन के लॉन्ग ही है। दैट इज इंपॉर्टेंट, डॉटेड लाइन के लॉन्ग ही है। वही लिखा गया है कि जो अट्रैक्शन फोर्स दोनों पे लग रहा है वो उस लाइन के लॉन्ग होगा जो दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर रही है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही मेरी बात स्टूडेंट्स आपको? एंड द फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, ये इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, कितना फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा है स्टूडेंट्स। तो उसको एक फॉर्मूले से बताया न्यूटन ने कि वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू होती है GMM डिवाइड बाई D स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो आप देखो इस फॉर्मूले में क्या है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है उसको मल्टीप्लाई किया गया है, राइट स्टूडेंट्स।
फिर नीचे डी है स्टूडेंट्स, उस पर स्क्वायर है। तो व्हाट इज दिस डी स्टूडेंट्स? शायद आप समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो जी है वो एक्चुअली एक कांस्टेंट है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट है वो। कांस्टेंट बोलने का मतलब इसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होती है, और इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स दैट इज 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 इन SI यूनिट। और स्टूडेंट्स इस वैल्यू को अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आता है स्टूडेंट्स, राइट। और स्टूडेंट्स देखो ये जो फोर्स लग रहा है यहां पे दोनों पे, जिसकी वैल्यू एक्चुअली ये है, कोई भी एक फोर्स है तो उसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी है। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बात समझ में आई आपको स्टूडेंट्स? अब देखो ये जो मैंने आपको बताया ये आपको कंफ्यूज कर सकता है स्टूडेंट्स। कैसे कंफ्यूज कर सकता है? जैसे आप देखो, सपोज करो ये एक प्रैक्टिकल केस लेते हैं। सपोज करो ये बिलियर्ड्स टेबल है और आप देखो यहां पे दो बॉल्स है, राइट स्टूडेंट्स? अब ये जो दोनों बॉल्स है स्टूडेंट्स, इनके पास मास होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर ये जो लॉ है न्यूटन का, ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, उसके अकॉर्डिंग हम सोचें तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट्स? बताएं आप। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे इस तरीके से, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर दोनों एक दूसरे पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे तो फिर दोनों को मूव करना चाहिए, इसको इधर आना चाहिए और इसको इधर आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स हमें तो पता है प्रैक्टिकल कॉमन सेंस से कि ऐसा होता नहीं है। ये दो बॉल अगर ऐसी रखी हुई है तो वो ऐसी रखी रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कि ये अपने आप इधर जाने लगेंगी और ये अपने आप इधर जाने लगेगी, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, राइट। और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ये रूम है स्टूडेंट्स। अब इस रूम में आप इस ऑब्जेक्ट को देखो और इस ऑब्जेक्ट को देखो स्टूडेंट्स, दोनों के पास मास है। तो ये जो लॉ है वो ये बोल रहा है कि दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर आप शेप से कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों स्फेरिकल नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे समझाने के लिए मैंने दोनों का शेप स्फेरिकल या सर्कुलर लिया था, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स किसी भी शेप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग दोनों जिसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो फिर तो इसको इधर जाना चाहिए अपने आप और इसको इधर जाना चाहिए अपने आप। लेकिन हमें पता है स्टूडेंट्स ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स। तो फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे स्टूडेंट्स, फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो क्या होता है स्टूडेंट्स कि डे टू डे लाइफ में ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका मास कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो उसके कारण ये जो फोर्स लग रहा है, यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो बहुत छोटे वैल्यू के होते हैं, स्मॉल वैल्यू। यहां पे भी जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, यहां पे भी जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं, फिर बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन अब स्टूडेंट्स जैसे आप देखो इस सिचुएशन को देखो, जैसे दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ले लो, जैसे कि ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको पता है अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है और मून का मास भी बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। अर्थ पे जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास उतना नहीं होता है, लेकिन यहां पे अर्थ का खुद का, मून का खुद का मास बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट। अब ये दोनों यहां पे जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? देखो फॉर्मूले में मास आ रहा है यहां पे, तो दोनों का मास अगर ज्यादा है तो ये जो फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये जो फोर्स लगता है उसका कुछ इंपैक्ट होगा स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पर इन दोनों का जो मास है उतना ज्यादा नहीं होता है, और यहां पे ये जो फोर्सेस लग रहे होते हैं बहुत छोटे वैल्यू के होते हैं, जिसके कारण का कोई फर्क नहीं होता है, वो कुछ इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। वैसे कोई दूसरी दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी आप ले लेंगे, ठीक है, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, तो उनका मास बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक दूसरे पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस तरह की डे टू डे सिचुएशन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि उससे कुछ भी होता ही नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा तभी होता है जब हम जनरली बहुत हैवी मास के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा खासा होता है और उसके कारण कुछ इंपैक्ट आता है, ठीक है। अब ऐसे तो स्टूडेंट देखो ये मार्कर है और ये मैं हूं, ठीक है, ये मार्कर है और ये मैं हूं, तो इसके भी पास ही मास है, मेरे पास ही मास है, ये मार्कर को मेरी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है और मेरी बॉडी को मार्कर अट्रैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मार्कर आके मेरे से टकरा जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है, ठीक है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बहुत कम है, और मुझ पे भी जो इधर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी बहुत कम है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स रिमूव ऑल दिस। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर ये रूम में दो लोग हैं स्टूडेंट्स, तो इनके पास ही मास है,
ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन वो फोर्स इतना छोटा है कि उससे कुछ होगा नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स की सिग्निफिकेंट वैल्यू सिर्फ कब होती है, जब ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत ज्यादा होता है, जनरली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जनरली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल मेनली फॉर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। समझ में आया बात स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?